कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देखो, मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बता दूं। यहाँ पर मैं डेली आपके लिए यहाँ पर सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए 10 क्वेश्चन ला रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की डिमांड पर मैंने यहाँ पर सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास भी शुरू कर दी है। आज मैंने पहली क्लास अपनी ली है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन में मैंने आज उस लेवल से आपको पढ़ाया। फ्रैक्शन की क्लास में एक और लूँगा और फ्रैक्शन आपका पूरा नंबर सिस्टम का ये फ्रैक्शन का पार्ट समाप्त कर दूंगा। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो जा करके देख लेना, क्योंकि वहाँ पर उस लाजवाब तरीके से मैंने फ्रैक्शन के क्वेश्चन बताए हैं जो आप लोग बिल्कुल पेड कोर्स में हज़ारों रुपये दे करके परचेज करते हो। मैं आपको यहाँ पर वो कंटेंट, वो सभी तरीके बिल्कुल यूट्यूब पर ही दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर डेली मेरी यहाँ पर आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास, और यहाँ पर डेली जो मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन ला रहा हूँ। 10 क्वेश्चन आपकी तैयारी में नई जान ला देंगे। ठीक है, तैयारी में एक ऐसी जान ला देंगे, आप खुद देखोगे। बस मेरी लगातार इन 10 क्वेश्चनों की क्लास, और मैं जो सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूँ, ये डेली मेरी दोनों क्लास को अटेंड करते रहना। उसके बाद बस 15 दिन के बाद देख लेना कि आपकी तैयारी में क्या परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मेरी आज की क्लास का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, ये हमारा ट्रेन का क्वेश्चन है। दो ट्रेनों की चालों के बीच अनुपात दिया हुआ है 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़ती है तो दोनों ट्रेनों की 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। चालों के बीच जो अनुपात है 2:5 है, मतलब पहले की स्पीड S1 दूसरे की स्पीड S2 मान लेते हैं, उनका रेशियो 2:5 में दिया हुआ है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यहाँ पर पहली ट्रेन की बात हो रही है, इसका मतलब S1 की बात हो रही है। S1 की बात हो रही है तो यहाँ पर हम चाल आसानी के साथ S1 की क्लियर चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो S1 ट्रेन है वो 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर हम चाल निकालेंगे S1 बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 7 35 70 km प्रति हावर, 70 km प्रति हावर से। अब देखो, ये मेरी क्लियर यहाँ पर स्पीड निकल करके आ गई है S1 की। ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर देखो, हमारे अकॉर्डिंग जो स्पीड थी वो 2 थी। 2 बराबर किसके हो गया है, 70 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 35 के। 1 बराबर किसके, 35 के। तो दोनों ट्रेनों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में अंतर ज्ञात करना है। दोनों ट्रेनों की चाल के बीच में अंतर ज्ञात करना है। अब देखो, यहाँ पर अपना अच्छा खासा आप लोग टाइम बर्बाद करते हो। टाइम इसलिए लॉस करते हो कि आपको यहाँ पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की स्पीड निकल आई, तो आप क्या करोगे, 2 बराबर 70 के, 1 बराबर 35 के, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 175। तो S2 की स्पीड आप लिखोगे 175 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर जा करके उसमें घटाओगे S2 माइनस S1, तब सजा करके लिखोगे। हमारा देखो ये आंसर आया। ऐसा कुछ नहीं करना होता है। 1 बराबर 35 के आ गया है, तो यहाँ पर दोनों ट्रेनों की स्पीड के बीच में अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर यहाँ पर देखो कितना है, अंतर यहाँ के अकॉर्डिंग 3 का है, तो हम 3 का ही मान निकाल लेंगे। क्यों हम व्यर्थ या कार्य करें। 3 × 5 = 15 और 3 × 9 9 1 कितना होता है, 10 होता है। 105 km प्रति हावर से, 105 km प्रति हावर से, यही हमारा दोनों चालों के बीच क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। S1 इसको मैं लिख सकता हूँ S2 माइनस S1, ये दोनों चालों के बीच में अंतर, यानी कि ये डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हमारा कितना, 105 यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एज का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एज का यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर एक बात आपको बताऊंगा, हमेशा अपने पूरे जीवन के लिए याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपके लिए कहने जा रहा हूँ। जैसे कि देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी और क्यू की वर्तमान, यहाँ पर वर्तमान लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अंतर जो दिया हुआ है वो 8 वर्ष दिया हुआ है, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है।
पी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो कितना बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो एक पॉइंट ऊपर दिया हुआ है ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया नोटेड है, सजा करके लिख लेना, स्टार लगा करके रख लेना, बहुत ही कामदायक पॉइंट है ये। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितने का है, 8 वर्ष का है। अगर आपसे कहा जाए आपके और आपके भाई की वर्तमान आयु के बीच में 8 वर्ष का अंतर है, कहीं आपसे ये बात कह दीजिए 5 वर्ष पहले आपकी और आपके भाई की आयु में अंतर 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में यह अंतर कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखो एग्जामिनर आपसे घुमा करके पूछते हैं और आप ऐसी लैंग्वेज में घूम जाते हो कि सर 5 साल पहले हमारे और हमारे भाई के बीच में 8 वर्ष का आयु में अंतर था, तो वर्तमान में अंतर कितना होगा, हमें तो वर्तमान में पहले लिखना है ना। इस तरीके से आप लोग सोचते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके भाई के बीच में, पड़ोसी के बीच में, जिसके बीच में अगर आयु का अंतर एक बार आपसे बता दिया गया कि भैया आयु का अंतर आप दोनों लोगों के बीच में 10 वर्ष का है, कि किसी की भी तुलना आपकी आयु से की जा रही है और आपकी आयु की तुलना वहां पर एक बार आपसे बता दिया गया कि ये भाई साहब आपसे 5 वर्ष बड़े हैं, या आपकी आयु इनसे 5 वर्ष छोटी है, या आप इनसे 5 वर्ष कम के हो, तो वो हमेशा पूरे जीवन 5 वर्ष का ही डिफरेंस रहेगा। आप चाहे वो 10 वर्ष पहले की बात कहो, चाहे वर्तमान में कहो, चाहे 20 साल बाद की बात कही जाए, तो वो आयु का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा 5 वर्ष का ही रहेगा। तो ये बात आप लोग गौर कर लेना, एग्जामिनर इस बात में आपको बहुत घुमाते हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट हमारा नोटेड था, इसको बिल्कुल नोट कर लेना। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो 8 वर्ष का दिया हुआ है, और यहाँ पर उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। पी और क्यू की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। पी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो यहाँ पर जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि जो रेशियो में हमारी वैल्यू दी हुई होती हैं, तो रेशियो में दी हुई वैल्यू को हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते हैं। इनको मैंने 2k मान लिया और दूसरी को यहाँ पर मैंने 3k मान लिया। तो यहाँ पर देखो इनकी आयु के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1k का है। 1k बराबर कितने के हो जाएगा, 8k हो जाएगा, क्योंकि आयु के बीच में डिफरेंस कितने का है, 8 का है। तो k का मान कितना निकल आया, 8 निकल आया। k का मान यहाँ पर कितना निकल आया, 8 निकल आया। p की वर्तमान आयु क्या होगी, p की वर्तमान आयु 2k है, तो 2k में हम यहाँ पर k का मान 8 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 ईयर विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 16 ईयर्स विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एसआई का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 920 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा मूलधन कितना था, 800 रुपये था, और 3 वर्ष बाद कितना हो गया, 920 रुपये बन गया। इसका मतलब 3 ईयर में हमें ब्याज कितने का मिला, 3 ईयर में ब्याज हमारा 120 का मिला। 100 कितने का मिला, 20 का मिला। तो यहाँ पर देखो 1 ईयर का यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 3 चक्को 12, 40 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। और यहाँ पर यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती, अब यहाँ से देखो आसानी से निकाल सकते हो कि हमारी ब्याज की दर कितनी थी। अब ब्याज की दर निकालने के लिए आप चाहो तो फार्मूला लगा लो, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, हर जगह फार्मूले का यूज ना किया करो। 1 साल में हमें 40 रुपये का ब्याज मिला है, हमारा मूलधन कितना है, 800 रुपये, इंटू 100 कर दो। 1 साल का हमें ब्याज चाहिए बटे मूलधन चाहिए इंटू 100 चाहिए, बस हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। 8 पंचे कितना, 40, 5%। अगर यहाँ पर आपको डाउट है तो आप आसानी के साथ अपने फार्मूले पर जा सकते हैं। जैसे कि आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है एसआई बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। एसआई आपका कितना दिया हुआ है, एसआई यहाँ पर देखो आपका जो यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है, ब्याज आपका देखो अगर 3 वर्ष का यूज करोगे तो 120 लिखना पड़ेगा, 1 वर्ष का यूज करोगे तो 40 लिखना पड़ेगा। तो क्यों बड़ी वैल्यू हम यूज करें, छोटी लिख लेते हैं।
मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। दर हमें निकालनी है। टाइम यहाँ पर देखो, अगर हम 3 वर्ष वाला ब्याज यहाँ पर लिखते तो टाइम हमें यहाँ पर 3 वर्ष लिखना पड़ता, लेकिन मैंने 1 वर्ष का ब्याज लिखा है तो टाइम हमारा यहाँ पर क्या होगा 1 वर्ष होगा, और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखो 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर R इजुकल टू हमारा कितना आ जाएगा 5%। R इजुकल टू 5%। यही देखो मैंने ऊपर 1 लाइन में निकाला था। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद पूछा जा रहा है तो यह राशि कितनी हो जाएगी। 3% की वृद्धि कर दी जाए। अब यहाँ पर आपकी रेट कितनी है, दर कितनी है 5% है, इसमें कह रहे हैं 3% की वृद्धि कर दी जाए तो ये कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। तो यह राशि कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी कि मतलब हमारा 800 रुपये का मूलधन है। अगर रेट हमारी अब 8% निकाली जाए तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, 800 रुपये हमारा मूलधन है और रेट हमारी कितनी है 8% है, और यहाँ पर टाइम कितना है 3 वर्ष का। तो इसका हम कितना रेट इंटू टाइम का गुणा करा देंगे, वही तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24। 24 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192 हो जाएगा। 192 रुपये अब आपको ब्याज मिलेगा। पहले आपको 3 वर्ष में 120 रुपये का केवल ब्याज मिलता था। अब यहाँ पर आपको 3 ईयर में कितने का ब्याज मिल रहा है 192 रुपये का मिल रहा है। तो यह राशि कितनी हो जाएगी, इसका मतलब मिश्रधन बताना है। मिश्रधन यहाँ पर देखो देख लेते हैं। तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, मिश्रधन हमारा 192 और 800, तो यहाँ पर 992 हो जाएगा। 992 रुपीस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये बात अगर आपको थोड़ी सी डाउट वाली लगी होगी कि सर आपने डायरेक्ट 800 का 24% कैसे निकाल दिया, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाला है। आप क्या करना, मूलधन अपना 800 मान लेना। मूलधन अपना क्या करना, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मैं जो भी पिछली क्लास लेता आया हूँ वहाँ पर मैं एसआई के क्वेश्चन में बार बार आपसे यही बात कहता हूँ कि जो हमारी रेट होती है दर इंटू समय, दर इंटू समय का अगर हम गुणा करा देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्या किया है, दर हमारी कितनी हो गई थी 8%, टाइम हमारा कितना था 3 वर्ष का, उसका मैंने आपस में गुणा करा दिया तो 24%। हमें अब मूलधन का 24% निकालना है। लेकिन अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है तो आप क्या करना है, यहाँ पर मैं वो भी बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो क्या करोगे, आप करोगे मूलधन आपका 800 रुपये है, दर आपकी 8% है, तो आप लिखोगे एसआई बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। सजा सजा करके एक लाइन लिखना, बिल्कुल कहीं पर कोई अक्षर टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है। 800 का यहाँ पर क्या करोगे, 800 मूलधन मानोगे, दर आपकी कितनी हो जाएगी, दर आपकी हो जाएगी 8%, टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष बटे 100, और बराबर आपका ब्याज निकल आएगा, ठीक है। अब देखो ये तरीका लगाने का टाइम नहीं रहा है, कंपटीशन लेवल बहुत ऊपर जा चुका है, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ उसको मेरे बात का मजाक मत लेना, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग लगा लेना एसआई बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, और आपका आंसर 192 रुपये ही एसआई आ जाएगा। 192 रुपये ही हमारा क्या आ जाएगा, एसआई आ जाएगा। ये हमारा 3 ईयर का, तो आप ऐड कर दोगे। आपसे पूछा गया है मिश्रधन, तो आप 800 रुपये में यही अपना ब्याज ऐड कर दोगे, तो 992 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ना ही यहाँ पर आपको पेन उठाना है, ना ही आंखों की पलकों को झपकना है, ऐसे ही आपको वहाँ पर आंसर टिक करना है। अब कहो कैसे, तो यहाँ पर देखो ऐसे, जैसे कि यहाँ पर रूट 25 लिखा हुआ है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। 5 हमारा इसमें ऐड होगा 16, रूट 16 का मान कितना होता है 4, 21 में 4 ऐड करोगे 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 31 में 5 ऐड करोगे 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 58 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगर क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि मेरी लगातार वे में आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास
और प्लस 10 क्वेश्चनों की क्लास लगातार सीआरपीएफ एएसआई हेड कांस्टेबल के लिए मिलती रहेगी और उन क्लासों के माध्यम से आपका डाउट मैं अवश्य क्लियर करूंगा। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना, उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी छाप करके बता देना कि सर मेरे इन 10 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इन 10 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 12 दिनों में, बी अकेले 18 दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं। सी को इसे अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 12 दिनों में और बी अकेले 18 दिनों में। अब यहाँ पर ए का अकेले यहाँ पर दिया हुआ है डेज ए यहाँ पर 12 डेज में और यहाँ पर जो बी है हमारा वो कितना 18 डेज में। इनका देखो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम देखो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो यहाँ पर देखो मैं एलसीएम लेना भी सिखा दूँ। जैसे कि कोई भी वैल्यू अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यहाँ पर मैं एलसीएम, यहाँ पर देखो छोटी वैल्यू है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि 18 12 4 है, 18 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो 18 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो यहाँ पर हम 36 को ले लेते हैं, 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो एलसीएम देखो कैसे लिया जाता है, जब भी कोई बड़ी डिजिट होती है हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है एलसीएम लेने में। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 18 दिखाई दे रही है आपको, तो आप मानोगे कि 18 एलसीएम है, 18 क्या है एलसीएम है। तो उसके बाद उससे छोटी वाली वैल्यू के पास जाओगे, छोटी वाली वैल्यू हमारी कितनी है 12। अगर हमारा 18 रियल में एलसीएम है तो जो 18 से छोटी वैल्यू 12 है ये 18 को पूरी तरह से काट देगी, 18 को क्या करेगी पूरी तरह से काट देगी। काटो देखो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, 36 18 6 दूनी 12, नीचे हमारा कितना बच गया 2 बच गया। नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचना चाहिए था, पूरा 1 बचना चाहिए था, लेकिन नीचे क्या बचा 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो इस 2 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद अब 18 इंटू 2 हो चुका है तो अब हम जाएंगे 4 के पास और 4 से इस वैल्यू को यहाँ पर काटेंगे। क्या ये वैल्यू 4, क्या इस वैल्यू को ये 4 पूरी तरह से काट देगा, बिल्कुल काट देगा। 2 दूना 4 और 2 से यहाँ पर 18 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इसको बिल्कुल काट देगा। तो यहाँ पर हमारा देखो क्या हो जाएगा एलसीएम 18 दूना 36। तो ये होता है आपका एलसीएम लेने का तरीका। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 4 9 36, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी 9 और 12 23 36, यहाँ पर ए की कैपेसिटी 3 और बी की कैपेसिटी 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो हमें ए की कैपेसिटी पता चल चुकी है और यहाँ पर बी की कैपेसिटी पता चल चुकी है और सी की कैपेसिटी हम निकाल लेंगे। ए प्लस बी की कितनी होगी 5, तो 5 को यहाँ पर 9 पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ए अकेले 12 दिनों में, तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, सी को इसे अकेला पूरे करने में कितने दिन लगेंगे। सी की कैपेसिटी 4 निकल आई है, टोटल वर्क कितना है 36, तो 4 से हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 डेज क्या हो जाएगा, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो ये देखो परसेंटेज का क्वेश्चन भी माना जाता है और मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन माना जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से उड़ा देना, 5 से 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या की बात करी जा रही है और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जा रहा है। अब देखो त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, लेकिन क्षेत्रफल में त्रिज्या का क्या योगदान होता है। क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब उसमें त्रिज्या 2 बार आती है। त्रिज्या कितने बार आती है, 2 बार आती है। तो यहाँ पर मैं कौन सा तरीका लगाऊंगा, जैसे कि त्रिज्या हमारी क्या है 25%, 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/4। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ अगर मेरी त्रिज्या 4 थी तो 25% की वृद्धि होकर के 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 5 हो गई। और यहाँ पर त्रिज्या क्योंकि क्षेत्रफल में होता है आर स्क्वायर, इसका मतलब मुझे ये मान 2 बार लिखना पड़ेगा। 4 से 5 2 बार हुई है, तो यहाँ पर 4 चौको 16 और 5 25, इसका मतलब हमारी पहले जो क्षेत्रफल में त्रिज्या रही होगी, जो हमारा क्षेत्रफल रहा अगर वो 16 रहा होगा तो यहाँ पर अब कितना हो गया है 25। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, 9 की वृद्धि हुई है 16 में, इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 900 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 900 बटे 16।
तो यहाँ पर 450/8 हो जाएगा, 450/8। इसका मतलब 8 5 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेल का क्वेश्चन दिया हुआ है, और बेल के क्वेश्चन की बात बता दूं एसएससी जीडी के पेपर में खूब शुरुआती शिफ्टों में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं देखो इस क्वेश्चन का सैल्यूशन आपको करा रहा हूँ। यदि 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, बाद में वे क्रमशः 2 4 6 8 और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या करना है। यदि 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं, बाद में वे क्रमशः 2 4 6 8 और 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 2 4 6 8 10 12 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं, तो आपको क्या करना है 2 4 6 8 10 का 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम मैंने आपको तरीका प्यारा सा सिखा रखा है, नहीं पता तो उस तरीके से ले लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो 12 10 8 6, तो आपका 12 तो हो ही जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 दूना 120। अब ये तरीका मैं यहाँ पर ये यहाँ पर कौन सा तरीका है जो मैंने एलसीएम यहाँ पर ये लिया है 120। यहाँ पर देखो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं आपको पीछे ये कई बार ये तरीका एलसीएम निकालने का बता चुका हूँ, आप वो तरीका सीख लेना और यहाँ पर उसी तरीके से एलसीएम निकाल लिया करो। अब यहाँ पर 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 120 ये हमारा क्या आया है सेकंड आया है, 120 हमारा क्या आया है सेकंड आया है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट है, 30 मिनट को हम सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 120 से क्या करेंगे भाग देंगे। 120 से जब हम भाग देंगे, देखो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी मिनट में दी हुई है, तो इसको मैंने कुछ नहीं किया, बस सेकंड में चेंज किया है। जो हमारा एलसीएम आया है उससे हम भाग दे रहे हैं, तो कितना भाग जाएगा 6 दूनी 12। यहाँ पर कितने बार जाएगा 15 बार जाएगा, 15 बार जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा +1 ऐड कर दूंगा, +1 ऐड कर दूंगा, इसका मतलब वो 16 बार बजेंगी। यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है कि वो 16 बार बजेंगी कि +1 इसमें ऐड करना होता है। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि 5,000 रुपये को 3 वर्ष की अवधि के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि होगी। यहाँ पर देखो सीआई का प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, 3 साल का सिंपल सा हमें क्या निकालना है, 3 वर्ष का हमें निकालना है ब्याज, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर इसके मैं एक नहीं 5 तरीके आपको बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए वही तरीका बताऊँगा जो आपके लिए सॉलिड हो, अच्छा लगे और बिल्कुल आप उस तरीके को कवर कर पाओ। जैसे कि यहाँ पर देखो जब मैं आपकी सीआई की टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आऊँगा, वहाँ पर मैं सीआई के क्वेश्चनों की ऐसी धज्जियाँ उड़ाऊंगा तो आप खुद कहोगे वाकई में सर आपने सीआई के जो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 कॉन्सेप्ट बताए हैं, वाकई सभी कॉन्सेप्ट आपके बहुत ही गजब के हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 वर्ष का क्वेश्चन है, 3 वर्ष के लिए एक कोड याद रखना 3-3-1। ये सिंपल सा क्वेश्चन, देखो सीआई के क्वेश्चनों को मैं कई टाइप से कई तरीके से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर जिस क्वेश्चन में जो तरीका सॉलिड लगता है वही तरीका यहाँ पर बताता हूँ। जैसे देखो बहुत से टीचर्स ये भी बात कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का एक तरीका याद रखा करो, आपको 50 तरीके नहीं आने चाहिए, नहीं तो उसमें डाउट होता है। मैं कहता हूँ ये बात गलत है। जैसे कि सीआई में मुझे एक क्वेश्चन के कई तरीके आते हैं, मैं कहूँगा कि कई तरीके आते हैं, क्या ये बात गलत है? बिल्कुल भी यार गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब आपके पास एक नहीं 5 तरीके होंगे तो यहाँ पर वो 5 तरीके जो हैं हमारे पास, पांचों तरीके गजब के तरीके होंगे। यहाँ पर जैसे कि दर हमारी थोड़ी सी फ्रैक्शन में होगी तो हम कैसे लगाएं, यहाँ पर टाइम हमारा 3 वर्ष का है और यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से हमारी दर दी हुई है तो हम कैसे लगाएं, तो वो सभी तरीके वहाँ पर काम करने वाले। जब आपका बेसिक सा क्वेश्चन हो, सिंपल सा क्वेश्चन हो, वार्षिक का क्वेश्चन हो, दर भी बढ़िया दी हुई है, बिल्कुल देखो 20% प्यारी सी दी हुई है, समय हमारा 3 वर्ष का दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे सिंपल सा अपना ये फार्मूला लगा देंगे 3-3-1। ये सर 3-3-1 क्या है? ये 3-3-1 एक कोड है। यहाँ पर ये हमारा देखो 3 ईयर का कोड है, कितने का कोड है 3 ईयर्स का कोड है, और ये यहाँ पर मैं 2 ईयर्स का भी कोड आपके लिए लिखे दे रहा हूँ, 2 ईयर्स का कोड है। 2 ईयर्स का कोड क्या हो जाएगा 2-1।
उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, जो आपकी रेट दी हुई है, रेट क्या दी हुई है 20%। आगे केवल मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई कराते जाना है मूलधन का निकालते हुए। मूलधन का यहाँ पर 20% निकालेंगे तो मूलधन 5000 है, 5000 का 20% कितना निकलेगा 1000 रुपये निकलेगा, 1000। उसके बाद 1000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 का 20% यहाँ पर 200 हो जाएगा। उसके बाद 200 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 600 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सभी को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 3640 हो जाएगा। तो हमारा टोटल यहाँ पर जो मिश्रधन हो जाएगा वो क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस हमारा ब्याज, ब्याज मतलब सीआई। मूलधन हमारा कितना है 5000 है, सीआई हमारा कितना दिया हुआ है, सीआई देखो हमारा दिया हुआ है 3640। 3640 को इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 3 8 8640 रुपये क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो जैसा क्वेश्चन है मैंने आपको उसका बढ़िया प्यारा सा तरीका बता दिया है। और उसके बाद मैं सीआई के एक नहीं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 5 एक नहीं, मैं कई तरीके सीआई के क्वेश्चनों के बताऊँगा, जिसमें बिल्कुल आप उन तरीकों की मदद से सीआई का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, आप बड़ी बड़ी मैं बातें तो नहीं मार रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही गजब के क्वेश्चन लाऊंगा। हर उस टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा कि अर्धवार्षिक हो, तिमाही हो, और टाइम आपका 1.5 वर्ष हो, टाइम 2.5 वर्ष हो, कुछ भी दिया हो, कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, आप बिल्कुल क्वेश्चन को अपने धड़ल्ले से उड़ाओगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बॉडमास का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्या करना, नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, और ये भी बता देना कि मैंने जो 9 क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराया है, एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए दे रहा हूँ, और उन 9 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह भी बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं और उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।